अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलते चलते मैंने कहा एक बड़ा दिलचस्प मौजू मेरे जहन में रहा है हमेशा। मैंने उसे वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ फोरम्स पे उसकी बात भी की है। वो ये कि मौसीकी का उर्दू ज़बान की तरक्की में क्या रोल है। इसे भी मैं बस पॉइंट्स के हवाले से ही आगे करूँगा बात, बजाय इसके कि उर्दू ज़बान का इर्तिक़ा है जो जिसमें संस्कृत से भाषा से होते हुए यहाँ तक पहुँची है, और इस हद तक ये मारूफ़ हो गई थी कि इसे हिंदुस्तान की पार्टीशन से पहले ही बातें होना शुरू हो गई थी कि पूरे हिंदुस्तान की एक ही ज़बान हिंदुस्तानी के नाम से रख दिया जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और आज वही ज़बान जो है दुनिया की बड़ी तरीन टॉप लैंग्वेजेस में आती है। तो ये इनकी ज़रूरतें यहीं पे पूरी हो रही थी हिंदुस्तान के लोगों की। शुमाल मगरबी, शुमाल मशरक़ी पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो हिंदुस्तानियों को बाहर नहीं जाने देता था, मगरबी पहाड़ी सिलसिले नहीं जाने देते थे, बहरा हिंद का जो है ये लोगों को बाहर नहीं जाने देता था। रुकावट थी एक तरह की, और वो लोग मुतमईन थे, और ना सिर्फ हिंदुस्तान के हवाले से मुतमईन थे बल्कि उन मुख्तलिफ़ सूबों के हवाले से, उन मुख्तलिफ़ इलाक़ों के हवाले से जहाँ छोटी छोटी सल्तनतें थीं उनके हवाले से यहाँ पे अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, एंड दे वर हैप्पी विद इट। तो इनकी ज़ुबानें भी इसी तरह इतनी ही मुख्तलिफ़ थी, हज़ारों ज़बानें यहाँ बोली जाती थी। अब इन ज़बानों को एक करने के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री ने, शायरी महज नहीं, गीतों ने, गानों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। और वो गाने गीत ज़्यादातर जो कि बॉम्बे इंडस्ट्री कह लीजिए, बंगाल की भी इंडस्ट्री में जो उर्दू की फ़िल्में वगैरह, हिंदी कह लीजिए या उर्दू कह लीजिए, ये फ़िल्में बनी जो, तो इन्होंने जो रोल प्ले किया उर्दू ज़बान की तरक्की में वो काबिल क़द्र है। और सबसे पहले लोग एक दूसरे से मिलते नहीं थे, एक दूसरे के कल्चर से नहीं मिलते थे, मतलब पाबंदी नहीं थी, लेकिन ऐसी ज़्यादा पाबंदी नहीं थी, लेकिन इतनी इस्तात भी नहीं थी, और ना इतना शौक़ था, ना लगन थी, ना मज़ाहब में इस तरह का कोई ऐसा था कि सफ़र वसीला ज़फ़र वगैरह वाली बात भी नहीं थी। और लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में मस्त थे, और अपने दिन रात के मामूलात को ही बरकरार रखने में काफ़ी उन्हें मेहनत करना पड़ रही थी, ड्यू टू मैनी रीज़न्स। तो अब इनको यूँ कह लीजिए कि जिस तरह से मुसलमानों ने, वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका ने यूनाइटेड इंडिया पर काम किया था, लेकिन एक मुस्तहकम हुकूमत या एक तवील अरसे की मज़ीद हुकूमतें जो चली वो मुसलमानों के दौर में 1206 के बाद ही चली, कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने के बाद। तो 1206 से लेकर तो फिर आगे एंड ऑन 1857 तक मुख्तलिफ फिर हुकूमतें चली, उसकी बात की ज़रूरत नहीं। तो जब गाने बने, इंडस्ट्री की बात चल रही है, ज़बान की बात चल रही है, और गाना गाने वालों की ख़ास तौर पे मैं करना चाहता हूँ कि ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर, इनके गाने जो थे वो, जो मैंने बताया कि हज़ारों ज़ुबानें बोली जाती थी, हज़ारों छोटे छोटे ऐसे आज़ाद कबीले इलाके थे जो अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे, अपने अपने तर्ज़ पे ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे, अपनी अपनी ज़ुबानों में ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे, अपने अपने कल्चर में ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे। उनके सामने जब ये आवाज़ें रेडियो के आने के बाद ये गूंजी, तो उन आवाज़ों के ज़रिए, उन गीतों के ज़रिए ये सारे लोग इस ज़बान से मायूस होने लगे, और यूँ कह लीजिए कि इनके साथ इन गानों के हवाले से लोगों का आपस में एक ताल्लुक़, एक रिश्ता भी बन गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इन्हें यूनाइट करने के लिए किसी न किसी सतह पर। ये कोई ऐसा प्रैक्टिकल वो चेंज आने वाली या इनकलाब लाने वाली बात नहीं थी, लेकिन एज़ फार एज़ द उर्दू लैंग्वेज इज़ कंसर्न एंड द कम्युनिकेशन वेज आर कंसर्न, उसमें से हमने देखा कि इसको, यानी ये जादू है, सहर है मौसीकी, हम लोग माने उसे या ना माने, लेकिन इसके असर से हम नहीं निकल सकते। हम ये माने कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही, बारिश हो रही हो तो हम अगर ये कह देंगे ये नहीं हो रही तो ये अजीब सी बात है, लेकिन वो बारिश होती है और उसका असर होता है। ठंड भी लगती है, हवाएं चलती हैं, नहीं ठंड नहीं लग रही, क्योंकि वी डोंट फील लाइक दैट, वी डोंट थिंक लाइक दैट। तो ऐसा तो काम नहीं चलता, हवाएं चलती हैं, उसका असर होता है, चाहे हम उसे तस्लीम करें ना करें। तो गीतों का भी ऐसा हुआ कि हर किसी पे उसका असर हुआ, लोगों ने गाए गीत, समझ में आए या ना आए वो गाए गए,
اس سر میں ڈوبا گیا، اس سے متاثر ہوا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ زبان پورے ہندوستان پر چھا گئی. اور اس طرح سے اردو زبان میں ان گلوکاروں کا خاص طور پر بہت بڑا رول ہے جو کہ مشہور ہوئے. وہ کے ایل سہگل سے لے لیجیے، اس سے پہلے پنکج ملک سے لے لیجیے، کے ایل سہگل سے، اس کے بعد پھر رفیع صاحب نے تو کہیں کسی کو جانے نہیں دیا. اور لتا منگیشکر خاص طور پہ، یہ ایسی آوازیں تھیں کہ جن کے شہر سے نکلنا جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا تھا. اور آلسو ٹریبیوٹ ٹو دا پوئٹس جنہوں نے بڑی خوبصورت زبان استعمال کر کے، بہت خوبصورت شاعری کر کے، اور موسیقار انہوں نے جو موسیقی اس میں دی بہت خوبصورت کیپچرنگ جو ہے وہ ایک بریتھ کیپچرنگ، سول کیپچرنگ موسیقی جو ہے اس شاعری کے ساتھ ملا کر انہوں نے پیش کی کہ لوگوں کو ملانے میں، لوگوں پر اثر انداز ہونے میں، ہندوستان کے مختلف طبقوں کو قریب لانے میں، کسی ایک فورم پر. وہ فورم یہ تھا موسیقی کا، زبان کی مٹھاس کا، اور شاعری میں اس پیغام کا جو بھی دیا جا رہا تھا. لیکن وہ پیغام پہنچ رہے تھے، اس سطح پر پہنچ رہے تھے جس سے سطح پر اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچے. تو اس میں سب سے زیادہ پھر رول، اور اس کی ایک وجہ یہ کہ میڈیا کسی سینس میں ریڈیو وغیرہ کے حوالے سے ہی خاص طور پر وہ زیادہ ترقی کر گیا تھا، اور پھر وہ آواز کم از کم گھر گھر میں پہنچ رہی تھی. پھر بعد میں ٹی وی آ گیا، تو ٹی وی تو خیر بہت بات کی بات ہے، ٹی وی کا بھی چھوڑیے، ریڈیو کی بات ہم کر رہے ہیں، ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، اردو کی بات کر رہے ہیں. تو تب تک اردو زبان کی ترقی اور اس میں دلچسپی جو تھی، اور اسے بولنا، اس کے الفاظ کو استعمال کرنا، انہیں مقامی زبانوں میں شامل کر کے اپنی زبانوں کا حصہ بنانا، یہ ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ تھا فلم انڈسٹری کا اور سنگرز کا. اور ان سنگرز میں چونکہ سب سے زیادہ مشہور نام، سب سے زیادہ اپنے آپ میں ایبزارب کرنے والے نام، اور سب سے زیادہ سننے والے نام محمد رفیع اور لتا منگیشکر کے تھے. لہٰذا زبان کے حوالے سے، اردو زبان لکھنے والے کے حوالے سے، سلام ٹو دیم. تھینک یو.